हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस में स्वागत है। आज जो है हम फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम कार्य तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो है हम इसके प्रत्येक क्वेश्चन को जो है मतलब कार्य से जो है इसका चैप्टर को डिफाइन करेंगे तथा उसके बाद इससे रिलेटेड जो है हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे, जिससे हमारा ये सीरीज था केवल न्यूमेरिकल को लगाना। लेकिन कुछ बच्चे जो है मैसेज कर रहे थे कि उसमें सर आप जो है पहले टॉपिक को पढ़ा, कुछ टॉपिक के बारे में बता दीजिए, तब उसके बाद जो है न्यूमेरिकल बताइए, जिससे हम उस न्यूमेरिकल करने में हमें हेल्प मिले। तो उसी के लिए जो है हम न्यूमेरिकल लगाने से पहले जो है उस टॉपिक को जो है जो जो सूत्र या उसका परिभाषाएँ दिया है, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद जो है इस चैप्टर को जो है न्यूमेरिकल लगाएँगे। और यदि आप हमसे जुड़े हैं तो आप जानते होंगे कि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल कक्षा 9 और 10 का जो है सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम बायोलॉजी का सभी कक्षा 9 का एनसीईआरटी बायोलॉजी का सीरीज़ खत्म हो गया था, तथा कक्षा 10 का जो है कक्षा 9 का हम फिजिक्स का जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम गत चैप्टर को बता चुके हैं। और उसके बाद अब गुरुत्वाकर्षण मतलब 3 या 4 चैप्टर हैं जिसको हम बताएँगे। तो यदि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए जो है आज हम कार्य तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, तथा इसमें जो क्या-क्या दिया है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तथा उसके बाद न्यूमेरिकल को हल करते हैं। अब ये जो है क्लास उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो वर्तमान में एएलपी, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे, आरपीएफ, एसआई था कांस्टेबल, और साथ ही में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आरआरबी टेक्नीशियन का फार्म अप्लाई किए हैं, उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम आज जो है इन कक्षाओं को करते हैं तथा अपने एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है क्या हमारा कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति का चैप्टर है। तो ये जो नोट्स हम आपको बता देना चाहता हूँ, जो एक नीरज सर जो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं उनका, तथा एस के झा जो पढ़ाते हैं बिहार के, उन दोनों टीचरों का जो हम समाहित जो है हम चैप्टर को पढ़े थे। उसके बाद उनसे रिलेटेड तथा खुद जो है हम एनसीईआरटी बुक से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हम नोट करके जो है इस चैप्टर को किए हैं। उसके बाद इस चैप्टर में हम खास बात ये है आपको कि ये चैप्टर करने के बाद आपको ये चैप्टर कहीं देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी के टोटल 30 से 35 क्वेश्चन जो है हम न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं। उसके बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति का जो चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पल पर जितने भी 20 से 25 क्वेश्चन बहुविकल्पीय हैं उनको हम कराते हैं। तो आपको ये निश्चिंत रहिए कि यदि हम जो चैप्टर ला रहे हैं तो उसको हम एकदम संपूर्ण जो है विस्तार से ख़त्म कर दे रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल तथा नोट्स के साथ जो है जो क्वेश्चन है मतलब देख रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में देखते हुए जो है उन क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब जैसे हमारा ये इसमें हम जैसे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में जो साइंस सब पूछा जाएगा, जिसमें हमारा न्यूमेरिकल तो आएगा ही और वन लाइन क्वेश्चन आएगा। तो इस वाले चैप्टर में हम सिर्फ केवल थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है न्यूमेरिकल जो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब वन लाइनर जो आता है वो हम अलग से चैप्टर बनाएंगे, जिसमें हमारा 50 से 60 क्वेश्चन रहेगा, जो हमारे एग्जाम में सीधे फंसने की संभावना रहेगी। तो चलिए जो है आज हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाली चैप्टर को पढ़ते हैं कि कार्य किसे कहते हैं। देखो, कार्य जो होता है किसी वस्तु को कुछ दूरी पर ले जाने के लिए आवश्यक बल या ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब किसी वस्तु को कुछ दूर तक ले जाने पर जो आवश्यक बल या जो ऊर्जा लगने वाली मात्रा के रूप में जो है जिसे हम परिभाषित करते हैं उसी को हम कार्य कहते हैं। इस प्रकार जो यदि कोई बल किसी वस्तु को स्थापित करने में सक्षम हो तो उसे जो कार्य होना कहा जाता है। मतलब कोई वस्तु को हम यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यदि हमें वो संभव मतलब ले जाना सक्षम हो गए, तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि ये हमारा कार्य पूर्ण हो गया। अब देखो, कार्य को इंग्लिश में वर्क के नाम से जानते हैं। अब डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस। मतलब एफ जो होता है हमारा बल होता है, तथा एस मतलब एस होता है विस्थापन हो मतलब डिस्टेंट मतलब विस्थापन होता है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, जहाँ पर एफ और एस जो होते एक ही दिशा में लगे। मतलब बल की दिशा मतलब जिस तरफ लगे उसी तरफ जो हमारा विस्थापन भी उसी तरफ हो, तब उस समय जो हमारा कार्य होगा। नहीं तो जैसे हम इधर से हम बल लगा रहे हैं तथा विस्थापन हमारा इधर से हो रहा है, तो उस समय हमारा जो है ये विपरीत हो जाएगा, जिससे हमारा कार्य नहीं होगा। तो यही कहा गया है कि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस जो होता है, जहाँ पर एफ और एस एक ही दिशा में है, तो इसी को जो हम बल कहते हैं। अब देखो, डब्ल्यू बराबर वर्क होता है, एफ बराबर फोर्स होता है जिसे हम बल कहते हैं, और एस हमारा डिस्टेंस मतलब विस्थापन या दूरी कहते हैं। अब देखो, कार्य का
कार्य का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर या जूल होता है, मतलब कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है। और CGS मात्रक जो होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर या अर्ग होता है, जिसे हम एक अर्ग के अंदर, जैसे CGS पूछ लेता है कि कार्य का CGS मात्रक बताइए, तो वो अर्ग आप बता सकते हैं या डाइन इंटू सेंटीमीटर के नाम से जानते हैं। अब देखो ये SI मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर, जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर कोई वस्तु एक यहाँ से यहाँ तक जाने में, जैसे मान लिया उसे 10⁵ न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब डाइन जो होता है वो भी एक बल का ही मात्रक होता है। तो 10⁻⁵ डाइन बल लग रहा तथा जो है 100 सेंटीमीटर वह दूर खिसक रहा, तो कार्य जो होगा वो जूल के रूप में होगा। तो इसी को जो है हम कार्य कहते हैं। अब देखो 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है, मतलब 1 जूल, जैसे आपको एग्जाम में पूछ रहा है कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 जो है अर्ग होता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी क्या है इसके आगे, कि यदि आप ज़मीन से कोई भार उठाते हैं, मतलब ज़मीन से कोई वस्तु को उठाते हैं, मतलब भार उठाते हैं और फिर उसे वापस ज़मीन पर रख देते हैं, तो दूरी जो है, दूरी या विस्थापन शून्य होती है। मतलब यदि हम यहाँ से कोई वस्तु उठाएँ और फिर वहाँ से फिर यहाँ रख दें, तो उसका जो दूरी होगा या विस्थापन जिसे हम कहते हैं वो शून्य होगा। ये सूत्र में दूरी या विस्थापन जो होता है, दूरी या विस्थापन शून्य है तो कार्य जो है शून्य होगा। यदि विस्थापन नहीं हो रहा है, किसी कार्य को आप कर रहे हैं, विस्थापन उसका नहीं हो रहा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह वस्तु नहीं खिसक रहा है या नहीं सक्षम है, तो उस समय कार्य हमारा शून्य होगा। इसी को जो है हम शून्य के रूप में डिफाइन किए हैं। अब देखो ऊर्जा की तरह यह भी एक अदिश राशि, मतलब ऊर्जा जो होता है वह अदिश राशि होता है, लेकिन कार्य भी एक ऊर्जा की तरह अदिश राशि होता है, जिनकी SI मात्रक जो होते हैं जूल होते हैं। यहाँ पर फिर बताया गया कि कार्य का SI मात्रक जूल होता है, और कार्य जो होता है ये हमारा एक अदिश राशि होता है। अब इसका मतलब क्या है कि बल और वेग के विपरीत इसकी कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। मतलब इसका मतलब यह होता है, अदिश मतलब होता है इसका मतलब यह है कि बल और वेग के विपरीत जो होता है इसका कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है, जिसे हम अदिश राशि के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया, विस्थापन एक ही दिशा में होती है, मतलब जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होती है तो थीटा का मान क्या होता है। तो जब बल और दिशा एक ही समान होती है तो थीटा का मान अभी हम बताएं कि थीटा का मान 0 अंश होता है। और उसके बाद देखो यहाँ पर दिया गया कि जब भार के द्वारा किया गया कार्य, मतलब जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, मतलब एक दूसरे के लंबवत हो, तो थीटा का मान हम क्या रखेंगे। तो जब बल और विस्थापन जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो लंबवत तो आप जानते हैं कि लंबवत हमेशा 90 अंश पर होता है, तो यहाँ पर थीटा का मान 0 अंश रखेंगे। तो यहाँ पर जो कार्य 0 होगा, क्योंकि जब लंबवत कार्य 90 अंश का मान 0 होता है, जो 0 से सभी में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर देखो यदि विस्थापन और प्रभावी बल की दिशा जो विपरीत हो, मतलब यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, तब जो है थीटा का मान क्या रखा जाएगा। तो जब एक दूसरे के विपरीत होंगे तो काश थीटा का मान 180 अंश रखेंगे। अब देखो काश 180 अंश का मान होता -1 होगा, अर्थात जो कार्य हमेशा ऋणात्मक में होगा। अब देखो ये तो हमारा 3 कंडीशन हो गया कि बल किसी दिशा में हो सकता है। जो हमारे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे सीधे न्यूमेरिकल में इन्हीं पर आधारित जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे कि ऊर्जा क्या है। देखो ऊर्जा किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। मतलब भौतिक विज्ञान में जो है हम कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा पदार्थ का वह गुण होता है, मतलब ऊर्जा पदार्थ का वह गुण होता है, इसे वस्तु के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा पदार्थ का एक गुण होता है जिससे हम वस्तुओं के बीच जो है स्थानांतरित कर सकते हैं और इनके रूप में जो परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब इन्हें ऊर्जा के रूप में परिवर्तन किया जाता है, परंतु इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात इस नियम से जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम इसे कहते हैं। मतलब है क्या क्या ऊर्जा है, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं। अब देखो उसके बारे में, जिसे हम आपको अब यहाँ से जो हम कुछ ऊर्जा के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें हम गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा या न्यूक्लियर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये परीक्षा में अधिकतर पूछ लेता है कि यदि किसी वृक्ष पर जो है आम पर जो है फल लगे हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो जब किसी वृक्ष में फल लगे होंगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, या किसी फल से जब किसी पेड़ से जो है फल टूट कर नीचे गिरता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है, तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो इसी प्रकार कुछ इस प्रकार जो है पूछ रहा है। तो हम जो है सबसे पहले इसमें ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताओं को हम देखेंगे। अब देखो गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब इसकी क्या परिभाषा है,
तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो है निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब जब किसी किसी वृक्ष पर जो है कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ फल लगे होते हैं, या किसी ऊँचाई स्थान पर कोई चीज़ जैसे पानी से टिल्लू पंप से पानी, टंकी में पानी चढ़ाया जाता है, तो ये पानी वहाँ स्टोर हो जाता है, तो उस पानी में जो है एक गतिज ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि वहाँ से जब हम पानी को छोड़ेंगे तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसी वही डिफाइन किया गया कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो है निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती रहती है। मतलब जिस वस्तु किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा जो होती है उसके चाल चाल से जो है उसकी चाल से बढ़ती, उसके साथ जो है बढ़ती रहती है, क्योंकि जब किसी वस्तु को जितनी वेग से आप नीचे नीचे आएगा या जितनी वेग से वो जाएगा, तो उतनी ही जो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है कि जिसे हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी आपको सीधा याद करना है कि के ई बराबर, मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 जो एम बी स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पर क्या एक न्यूमेरिकल दिया गया कि 2 किलोग्राम की कोई गेंद है, मतलब 2 किलोग्राम की कोई गेंद है, 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है, तो उसका जो है गतिज ऊर्जा बताइए। तो देखो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है कि मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब 2 किलोग्राम, मतलब इसका जो यम होता है वो द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। तो ये इसका यम जो है 2 किलोग्राम दिया गया, मतलब द्रव्यमान का मान 2 किलोग्राम दिया गया, और भी जो है वेग जो होता है 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। तो इसका जब हम मान रखेंगे तो क्या होगा, 1/2 गुणे 2, यम का मान 2 दिया गया, और भी वेग का मान 20 दिया गया, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 से 2 को हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या 400 स्क्वायर। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मतलब ऊर्जा का मात्रक ही जूल होता है, तो यहाँ पर कितना होगा काइनेटिक मतलब स्थितिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा जो हमारा होगा 400 जूल होगा। तो कुछ इस प्रकार जो है हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ें। अब देखो हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे कि इसकी क्या-क्या खास बात है या विशेषता क्या है। अब देखो स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, मतलब पीई के नाम से जानते हैं, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है देखो mgh, मतलब जहाँ mgh होता है, जहाँ m जो है द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, h जो होता है ऊंचाई होता है। यहाँ पर हम देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को हम इंग्लिश में जो मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है देखो स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों को मिलाकर जो है यांत्रिक ऊर्जा बनता है। अब देखो कार्य और ऊर्जा हम पढ़ लिए। अब जो है यहाँ से हम अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है शक्ति है। अब देखो शक्ति किसे कहते हैं। अब देखो शक्ति जो होता है शक्ति को इंग्लिश में पी से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पी बराबर जो है डब्लू अपान जो है टी होता है, मतलब जहाँ कार्य बटे समय होता है। तो शक्ति किसी एजेंट की क्षमता माप, मतलब शक्ति जो होती है ऐसा किसी ऐसे एजेंट की क्षमता मापती है कि वह कितनी तेज़ी से काम कर सकता है, मतलब उसी को हम शक्ति के नाम से जानते हैं। अब देखो कार्य का मात्रक हमेशा जूल होता है और टी का मात्रक सेकंड होता है। यदि कोई 100 जूल से काम कर रहा है, 100 जूल से काम कर रहा है और 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो वो उसकी शक्ति क्या होगी। तो शक्ति को हम जो है शक्ति का वो हम वाट से प्रदर्शित करते हैं, मतलब अर्थात जो है शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। तो 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर 100 दिया गया, लेकिन 1 किलोवाट बराबर हमेशा होता है 1000 वाट, अर्थात एक अर्ध शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो ये तो हम शक्ति के बारे में पढ़ें तथा उसका संपूर्ण जो है डिफाइन किए कि क्या-क्या शक्ति की परिभाषाएँ या उसका जो है क्या-क्या विशेषताएँ हैं, जिसमें हम शक्ति की हम यहाँ से जो है हम कार्य, शक्ति और जो है ऊर्जा के बारे में अध्ययन किए। अब हमारा ये जो है टॉपिक खत्म हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे अपना न्यूमेरिकल की क्या-क्या न्यूमेरिकल है। अब देखो यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल है, किसी वस्तु पर जो है 5 न्यूटन बल लग रहा, मतलब किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, तो ये बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो, मतलब बल की दिशा में ही वस्तु 2 मीटर विस्थापित है। यदि विस्थापन होते समय जो है लगातार वस्तु पर बल लगता है, मतलब जब वह विस्थापन होती है और लगातार उस पर बल लग रहा है, तो समीकरण के अनुसार जो है समीकरण के अनुसार किया गया कार्य क्या होगा, मतलब उसका कार्य क्या होगा। तो W बराबर क्या होता है, हमेशा W बराबर होता है F इंटू एस होता है, F इंटू एस, और कार्य का मात्रक जूल होता है। अब यहाँ पर देखो F का मान हम दिया गया 5 न्यूटन, मतलब बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ पर F का मान 5 दिया गया और विस्थापन उसका जो है
2 मीटर दिया गया। तो यहाँ पर देखो कोई बस है, यहाँ से 5 न्यूटन का बल लगाने पर वह 2 मीटर का विस्थापन होगा, यहाँ पर वह पहुँच गया, तो इसका विस्थापन 2 है। अब देखो यहाँ पर W बराबर होता है F इंटू एस, जहाँ कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो F का मान 5 दिया है और एस मतलब दूरी या विस्थापन जो उसका 2 मीटर दिया गया है, तो 5 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा। अब अगला हमारा न्यूमेरिकल क्या है कि एक देखो एक कुली जो है 5 किलोग्राम का बोझ धरती से जो है 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है। मतलब एक कुली था जो है वह 15 किलोग्राम का बोझ धरती से उठाकर जो है 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। मतलब 15 किलोग्राम का कोई बोझ था और 1.5 मीटर उठाकर अपने सर पर वह बोझ रखता है, तो कितना कार्य किया। अब देखो यहाँ से हम देखेंगे कि बोझ का द्रव्यमान क्या है, m बराबर 15 किलोग्राम दिया गया तथा विस्थापन उसका कितना दिया गया है, 1.5 मीटर दिया गया। मतलब 1.5 मीटर उसका विस्थापन हुआ। अब देखो कार्य का सूत्र हम पढ़ें कि कार्य बराबर क्या होता है, W F इंटू एस होता है, जहाँ पर जो है हमारा यह बराबर होता है जब कोई वस्तु उठाता है तो वो हमेशा भार के रूप में बदल जाता है। तो डब्लू बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है एम जी। मतलब एम जी का मान दिया गया यहाँ पर एम भार बराबर होता है एम जी होता है। तो यहाँ पर एफ का मान जो है डब्लू का मान 15 किलोग्राम दिया गया और भार जो होता है एम जी होता है। तो एम का मान एम मतलब द्रव्यमान 15 किलोग्राम दिया गया और जी का मान होता है क्या, जी का मान होता है जी, हम स्मॉल जी को हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में जानते हैं। तो इसका जी का मान जो दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद विस्थापन हमारा 1.5 दिया गया। अब देखो जब हम 15 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और 150 गुणे 1.5 में हम गुणा करेंगे तो हमेशा 225 हमारा कार्य क्या निकला, 225 न्यूटन मीटर या जूल कार्य किया गया। अब अगला क्या है हमारा कि किसी देखो यहाँ पर दिया गया कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय जोतते से समय जो है किसी हल पर जो है 140 न्यूटन बल लगते हैं। मतलब जब बैल की एक जोड़ी था, खेत जोतते समय उस पर जो है 140 न्यूटन बल लगता है। तो जोता गया जो है खेत 15 मीटर लंबा था। मतलब जो खेत जोता है वह 15 मीटर लंबा था। तो खेत की लंबाई को जोतते समय कितना कार्य किया गया। मतलब यहाँ पर भी कार्य को ही पूछा गया कि बैलों की एक जोड़ी खेत के जोतते समय किसी हल का जो है हल पर 140 न्यूटन बल लगाते हैं। तो जोता गया जो है खेत जो है 15 मीटर था। तो खेत की लंबाई को जोतते समय कितना कार्य किया गया। तो यहाँ पर एफ का मान जो है हमारा बल का मान दिया गया 140 न्यूटन दिया गया। हमारा विस्थापन कितना हुआ है 15 मीटर हुआ। तो हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है एफ इंटू एस होता है, एफ इंटू एस होता है। तो यहाँ पर एफ का मान 140 दिया गया और एस का मान जो विस्थापन हमारा 15 मीटर मतलब हुआ है। तो अब 14 गुणे 15 क्या होता है, 210 होता है। तो यहाँ पर कार्य क्या होगा, तो 140 गुणे 15 बराबर होता है 2100 जूल होता है। तो यहाँ पर हमारा कार्य जो है 2100 जूल कार्य हुआ। अब अगला हम क्वेश्चन क्या है हमारा कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। मतलब कोई 15 किलोग्राम है जो एक वस्तु है वह 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से जो गतिशील है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए। तो हम अभी पढ़े हैं कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला हम क्या पढ़े हैं, गतिज ऊर्जा का फार्मूला हम पढ़े हैं कि उसे हम पी बराबर जो है पी बराबर पढ़े हैं हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एम का मान क्या देगा, 15 किलोग्राम दिया गया तथा वेग उसका जो 4 मीटर पर सेकंड दिया गया। तो हम इस समीकरण में जो इसका मान रखेंगे कि हाफ एम बी स्क्वायर मतलब स्थितिज ऊर्जा जो होता है हमारा हाफ स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ मतलब 1/2 एम का मान दिया गया 15 किलोग्राम दिया गया और उसके बाद भी का मान जो हमारा दिया गया 4 मीटर पर सेकंड दिया गया। तो यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इसलिए हम 4 गुणे 4 मतलब 2 बार 4 को गुणा करेंगे। अब हमारा 2 से ये 2 दूना 4 ये 2 कट जाएगा। उसके बाद 15 दूना 30 और गुणे 4 तो 120 जूल कार्य होगा। अर्थात इसका जूल गतिज ऊर्जा जो आएगा 120 जूल आएगा। अब अगला क्या क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी कार का द्रव्यमान मतलब 1500 किलोग्राम है। मतलब किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को जो है 30 मीटर प्रति घंटा से जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने में कितना कार्य होगा। ये देखो 1500 किलोग्राम का एक कार है, उसे जो है हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे रहे हैं।
तो उस समय कितना कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया, कार्य का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम दिया गया तथा प्रारंभिक वेग उसका जो है 30 किलोग्राम किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। इसको जब हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं, तो हमारे यहाँ से क्या होगा, 30 गुणे 5/18 अर्थात 25/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसी प्रकार जो उसका अंतिम वेग जो हमारा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ हो जाएगा 5/18 अर्थात जो है 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब इसको गति ऊर्जा कितना दिया, गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो यहाँ पर जो है यदि कोई कोई जो है वेग कम से ज़्यादा हो रही है तो उसका अंतिम ऊर्जा हमें ज्ञात करने के लिए क्या होता है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस नहीं अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होती है, अर्थात जो लास्ट में गतिज ऊर्जा लगी थी उसमें से हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घटा देंगे। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे कार्य बराबर क्या होता है, हाफ एम जो होता है mv² होता है, तो mv² होता है। तो यहाँ पर जो वेग उसका था वो 30 से 60 हुआ, इसीलिए जहाँ पर जो वेग हमारा है, यहाँ से जो गतिज ऊर्जा हम बताए हैं वहाँ से गतिज ऊर्जा नहीं, वहाँ से वेग का मतलब बताना था कि उसका जो कार्य होगा वो 30 से 60 हुआ, तो हम लास्ट का वेग में से प्रारंभिक वेग घटाकर जो है उसका हम अंतिम ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर 1/2 गुणे m, द्रव्यमान तो वही रहेगा क्योंकि द्रव्यमान तो बदलता नहीं है किसी भी वस्तु का, तो द्रव्यमान हमारा सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पर वेग उसका जो 30 से 60 हुआ है, तो यहाँ पर देखो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे, तो यहाँ पर v² माइनस v² 1, तो यहाँ पर हाफ इंटू 150 किलोग्राम का कार है, मतलब किलोग्राम का। उसके बाद यहाँ पर अंतिम वेग कितना था, 50/3 का होल स्क्वायर माइनस जो है 25/3 का होल स्क्वायर, ये प्रारंभिक वेग है, इसका अंतिम वेग है। इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर 1/2 गुणे 1500 गुणे जो है इसको जब हल करेंगे 15 a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी, एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1500 को 2 से हम काटेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 7500 750 गुणे जो 75/3 गुणे 25/3। इसको जो पूरा टोटल हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 15,600 1,56,250 जूल कार्य किया जाएगा, अर्थात जो इसका कार्य जो है 1 लाख जो है 56,250 जूल कार्य होगा। अर्थात गाड़ी जो है यदि 1500 किलोग्राम अर्थात जो है 1.5 कुंटल का कार है, तो ये जो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है, तो उसे 1 लाख जो है 1,56,250 जूल जो है खर्च करना पड़ेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जो है गतिशील किसी जो है यम द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा जो है 25 जूल है, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील किसी यम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, और यदि इसके वेग को तिगुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखो अभी हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला देखो हाफ mv² है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर द्रव्यमान क्या देगा, यम द्रव्यमान दिया गया तथा उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। देखो 5 मीटर प्रति सेकंड अर्थात v का मान जो है 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। अब गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया गया, हमारा 25 जूल दिया गया, अर्थात जो यहाँ से के बराबर क्या होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान जो है 25 दिया गया, हाफ मतलब 1/2 गुणे यम का मान द्रव्यमान का मान दिया नहीं गया, और उसका जो विस्थापन हुआ हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड हुआ, तो यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हमारा द्रव्यमान कितना ज्ञात होगा, यम बराबर 2 ज्ञात होगा। अब देखो यहाँ से हमारा क्या होगा, यम बराबर 2 हो गया, द्रव्यमान 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर बोला है कि जब वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, मतलब यहाँ से जब है कि जब वेग को दुगुना कर दिया था, जो वेग जो था हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड था उसको जब हम दुगुना कर देंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो v बराबर 5 था, उसको जब दुगुना कर देंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर v का मान 10 मीटर प्रति सेकंड रखेंगे, उसके बाद हमारा द्रव्यमान 2 है, उसके बाद फार्मूले में 1/2 है, जिसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो हमारा आएगा 100 जूल होगा। और ये जो हम वेग को तिगुना कर देते हैं, मतलब ये वेग 5 था उसको जो हम तिगुना कर देंगे अर्थात 15 मीटर प्रति सेकंड कर देंगे, तो उसमें गतिज ऊर्जा जो होगा 1/2 इंटू 2 किलोग्राम का वस्तु और 15 v जो है 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर इस गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा हमारा 225 जूल हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ये कुछ दोनों प्रश्नों का जो उत्तर था कुछ इस प्रकार थे। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु मतलब 15 किलोग्राम
द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, मतलब धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। ये वस्तु की स्थिर ऊर्जा 448 जूल है, मतलब उसकी स्थिर ऊर्जा जो है 448 जूल है। तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए और दिया गया परिकलन जो है जी का मतलब जी का मान 10 मीटर पर सेकंड दिया, मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान जो है 10 मीटर पर सेकंड दिया गया और स्थितिज ऊर्जा का मान 448 जूल दिया गया और उसका द्रव्यमान जो है एम का मान 12 किलोग्राम दिया गया। अब देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा हम बताएं कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला जब हम उसका डिफाइन कर रहे थे परिभाषा, तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला जो है एम जी एच होता है। अर्थात इस स्थितिज ऊर्जा होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण तथा कितने ऊंचाई पर उसे उठाया गया है। तो यहाँ पर द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, उसके बाद स्थिर ऊर्जा जो है 448 जूल दिया गया। उसके बाद स्थिर ऊर्जा बराबर होता है एम जी एच होता है। अब स्थिर ऊर्जा का मान हमारा 448 है, उसके बाद 10 एम द्रव्यमान का मान 12 किलोग्राम दिया गया तथा गुरुत्वाकर्षण का मान जो है स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड दिया गया। वैसे तो गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड दिया है, इसीलिए हम जी का मान जो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड रख रहे हैं। ये जी का मान नहीं दिया होता तो हम 9.8 मीटर पर सेकंड रखते हैं। और उसके बाद एच हमें ज्ञात करना है कि कितने ऊंचाई पर वह है स्थित है। तो इस समीकरण को जो हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखो 148 यहाँ दोनों 12 और 10 एच के गुणनखंड के रूप में है। तो इस तरफ जब गुणनखंड है, जब उस तरफ ले जाएंगे तो वो भाग में हो जाएगा, इसीलिए जब 448 भाग कितना हो जाएगा 12 गुणे 10 से 120 हो जाएगा। तो 448 में जब हम 120 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4 मीटर आएगा, क्योंकि ऊंचाई ज्ञात होगा। अब उसके आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो यहाँ पर दिया गया 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का है, मतलब 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का है एक सोपान मतलब जीना पर जो दौड़कर 45 सीढ़ी 9 सेकंड में चढ़ता है। मतलब वह 45 सीढ़ियाँ जो है 9 सेकंड में चढ़ता है। ये प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, मतलब प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है मतलब टप्पा जो है वो 15 सेंटीमीटर। तो इसकी शक्ति का परिकलन कीजिए, मतलब यहाँ पर जो है पावर पूछ रहा है कि कितना वो शक्ति लगाएगा। ये जी का मान जो है 10 मीटर पर सेकंड दिया गया। अब देखो लड़के का भार है, यहाँ पर भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है एम जी होता है। अब देखो भार यहाँ पर 50 किलोग्राम द्रव्यमान का मान 50 किलोग्राम दिया गया है और यहाँ पर जो जी का मान दिया गया मतलब गुरुत्वाकर्षण जो का मान जो दिया गया है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान 10 मीटर पर सेकंड दिया गया। तो यहाँ से लड़के का भार जो हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 500 न्यूटन आएगा, क्योंकि 50 गुणे 10 मीटर जब 50 गुणे 10 में हम जब गुणा करेंगे तो 500 न्यूटन आएगा, क्योंकि 500 न्यूटन आएगा। अब देखो 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई जो है कितने समय में चढ़ेगा। तो यहाँ पे एच बराबर जो है 45 सीढ़ी है और एक सीढ़ी चढ़ने में उसे एक सीढ़ी का जो है ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। आप देखो 15 सेंटीमीटर को जो हम मीटर में बदलेंगे तो हमेशा किसी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ से जो हम एच का मान ज्ञात करेंगे 6.57, क्योंकि यहाँ पर 45 गुणे 15 बटे जो है 100 हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा मान निकलेगा 6.775 आएगा। अब उसके बाद देखो चढ़ने में कुल समय जो उसे लगा था टी बराबर दिया गया है 9 सेकंड लगा था। तो हम जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे लिया गया समय, मतलब शक्ति का फार्मूला होता है कि उतने समय में कितना कार्य किया गया तथा कितना समय लगा है। तो जब भार दिया हो तो हमेशा एम जी एच होता है। ये देखो किसी वस्तु का भार दिया होता है तो वहाँ पर जो कार्य होता है वो फार्मूला क्या हो जाता है, पी बराबर हो जाता है एम जी एच बटे टी। तो यहाँ पर एम का मान जो है हमारा 500 न्यूटन दिया, मतलब एम भार जो दिया गया यहाँ पर एम जी जो होता है ये डब्लू का मान दिया गया है यहाँ पर, मतलब डब्लू का मान जो डब्लू बराबर क्या होता है एम जी होता है। एम जी का मान अभी हम ज्ञात करें यहाँ से क्या 500 न्यूटन। तो यहाँ से एम जी का मान 500 न्यूटन है और उसके बाद जी एच का मान हम ज्ञात किए हैं यहाँ से क्या 6.75। तो यहाँ पर 6.75 रखेंगे। उसके बाद हमें समय कितना लगा 9 सेकेंड लगा। अब जब इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 375 वाट आएगा, क्योंकि शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट होता है। अब देखो कैसे इसको हम काटे हैं, ये 3 से 3 काट ले 3 3 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 3 5 15, उसके बाद 3 7 5 वाट आएगा। अर्थात लड़की की शक्ति जो 45 सीढ़ी चढ़ने में जो शक्ति लगेगा वो 375 वाट लगेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लैंप जो है 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में जो बे करता है, मतलब एक लैंप जो होता है वो 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में बे करता है, तो इसकी शक्ति क्या होगा। मतलब यहाँ पर भी पी बराबर पूछा है, उसका शक्ति पूछा है। तो यहाँ पर डब्लू बराबर कार्य कितना हो रहा है, कार्य हुआ 1000 जूल का कार्य कर रहा है और समय 10 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ पर पी बराबर क्या होता है डब्लू अपान टी। तो
डब्लू का मान 1000 दिया गया है, कार्य 1000 दिया गया और समय 10 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ से जब हम पी का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 100 जूल पर सेकंड आएगा। और जूल पर सेकंड को हम वाट से जूल पर सेकंड बराबर वाट होता है, अर्थात पी का मान जो आएगा 100 वाट आएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को जो 5 मीटर पर सेकंड से जो 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। मतलब 20 किलोग्राम का द्रव्यमान था, उस पर लगने वाला कोई बल जो है, लगने वाला बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से जो 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य का जो परिकल्पना कीजिए। तो यहाँ पर जो m बराबर 20 किलोग्राम दिया गया। अब यहाँ से स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, वह स्थितिज ऊर्जा जो है 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है। मतलब जो इसका वेग जो है 5 से घटकर 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो यहाँ पर किया गया कार्य जो होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है हाफ mv। द्रव्यमान तो उसका बदलेगा नहीं, वेग ही बदलेगा। तो यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा बताए हैं कि जब कोई वस्तु बढ़कर कम से ज़्यादा हो जाता है या ज़्यादा से कम हो जाता है, तो वहाँ पर हाफ mv² माइनस u² होगा। मतलब प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग। तो यहाँ से जो हम ज्ञात करेंगे क्या, हाफ 1/2 गुणे यम का मान 20 दिया गया और भी का मान जो दिया गया हमारा 2 मीटर पर सेकंड दिया गया। उसके बाद यहाँ पर यू का मान क्या दिया गया 5 मीटर पर सेकंड। मतलब उसका प्रारंभिक वेग जो है 5 मीटर पर सेकंड दिया गया और अंतिम वेग 2 मीटर पर सेकंड है। तो इसको इस समीकरण जो हम हल करेंगे तो यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा जो आएगा 210 आएगा, वो भी ऋणात्मक में आएगा। अब यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दिया गया है। मतलब अगला क्वेश्चन कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा जो है 250 यूनिट व्यय होती है। मतलब किसी घर में वो यदि ऊर्जा 250 यूनिट व्यय हो रही है तो ऊर्जा जूल में कितनी होगी, मतलब उसका जूल में ऊर्जा कितनी होगी। तो हर महीने में वो खपत कितना कर रहा है 250 यूनिट कर रहा है। अब एक यूनिट को हम 1 किलोवाट प्रति घंटा के नाम से जानते हैं। अब देखो 1 किलोवाट प्रति घंटा में कितना हो 36,000 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 36 लाख जूल होता। अब देखो ये 36 लाख जूल कब आया, देखो 1 घंटे में कितना एक यूनिट में जो है 1 यूनिट में 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है। अब 1000 वाट देखो 1000 वाट, अब घंटा को हम सेकंड में बदलेंगे तो घंटा को सेकंड में बदलने के लिए हम पहले 60 गुणे 60 करेंगे तो हमारा ये सेकंड में हो जाएगा। तब जब 1000 गुणे हम 60 गुणे 60 करेंगे तो यही जो मान हमारा निकला है 36 लाख जूल आएगा। तो अब देखो यहाँ से हम मान क्या रखेंगे कि 2500 वाट हुआ है, देखो 25 यूनिट बिजली खपत कर रहा है तो 1 किलोवाट प्रति घंटा में हमारा 36 लाख जूल होता है। इसी को जो हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 36 गुणे जो 25 बराबर कितना आएगा 900 आएगा। अब 900 और यहाँ पर एक शून्य था यहाँ पर था और 5 शून्य यहाँ पर था। इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर 9 × 10⁸ जूल आएगा। तो अर्थात जिसकी जो ऊर्जा होगी वो 9 × 10⁸ जूल होगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से जो 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। मतलब 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड जो है 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरा दिया जाए। तो यहाँ पर देखो द्रव्यमान कितना दिया गया 40 किलोग्राम दिया गया, ये ऊंचाई उसका क्या 5 मीटर दिया गया और जी का मान जो यहाँ पर दिया गुरुत्वाकर्षण का मान 10 मीटर पर सेकंड दिया गया। अब स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है mgh होता है। अब यहाँ से जब सभी का मान रखेंगे तो 40 × 10 × 5 बराबर तो हमारा 200 जूल आएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत हीटर मतलब विद्युत हीटर की घोषित शक्ति मतलब 1500 वाट है। मतलब विद्युत हीटर की घोषित शक्ति जो होती है जो इसमें दिया गया 1500 वाट दिया गया। अब इसमें 10 घंटे में यह जो है कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा। 1500 वाट का जो है एक विद्युत हीटर है। अब 10 घंटे में वह कितना ऊर्जा यूज करेगा। अब P बराबर 1500 वाट दिया गया, T बराबर 10 घंटा दिया गया। इसे जब हम सेकेंड में बदलेंगे तो हमारा 10 घंटे को सेकेंड में बदलेंगे तो हमारा 3600 सेकेंड आएगा। अब P बराबर होता W/T होता। अब यहाँ से W का मान जब ज्ञात करेंगे तो P × T हो जाएगा। अब P का मान 1500 दिया गया और T का मान 3600 सेकेंड दिया गया। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 5 करोड़ 40 लाख जूल आएगा। अब इसको जो है हम 5 करोड़ 40 लाख जूल को जो हम किलोवाट प्रति घंटा में बदलेंगे तो किलोवाट प्रति घंटा में बदलने के लिए हम देखो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। उसके बाद 1 घंटे में देखो 60 सेकंड होता है और 60 मिनट और 60 सेकंड होता है। तो इसको जब हम इससे भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.5 किलोवाट प्रति घंटा हो जाएगा। ये क्या था जूल में था।
इसको जब हम किलोवाट पर घंटा में बदलेंगे तो हम 36 मतलब यहाँ से क्या निकाले थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 36,000 से भाग करेंगे तो वो किलोवाट पे सेकंड में मतलब किलोवाट प्रति घंटा में बदल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, तो रोकने के लिए किए गए कार्य, उस कार्य को रोकने के लिए कितना कार्य किया जाएगा। मतलब वह 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, तो उसे रोकने के लिए कितना कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, यम बराबर 1500 किलोग्राम द्रव्यमान दिया गया और उसका वेग जो है हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हम इसको जब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 16.67 मीटर पर सेकंड आएगा। अब देखो ऊर्जा हमें ज्ञात करना है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करना। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। अब देखो 1/2 यम का मान जो है हमारा द्रव्यमान जो है 1500 किलोग्राम दिया गया है। उसके बाद जो है हमारा यहाँ से जो है हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 30 बटे जो है 30 गुणे 5/9 हो जाएगा। मतलब ये जो 16.67 हुआ है, इस मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम 5/18 से गुणा करेंगे तो हमारा 30 गुणे 5/9 आएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो ये 16.67 आएगा, लेकिन इसको हम हल नहीं करेंगे कहीं, क्योंकि हमें बाद में दिक्कत करेगा। तो यहाँ से हम सीधे मान यहाँ पर रख देंगे कितना, 30 गुणे 5/9 का होल स्क्वायर। अब इस समीकरण जब हम हल करेंगे 1/2 गुणे 1500 गुणे जो 30 भी स्क्वायर है, क्योंकि तो यहाँ पर 30 का स्क्वायर 30 दो बार हो जाएगा, 5 दो बार हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 गुणे 30 हो जाएगा, 5 गुणे 5 बटे जो है 9 दो बार हो जाएगा, 9 गुणे 9। अब जब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो यहाँ से 2,08,416.67 जूल आएगा। तो हमारा जो कार्य होगा 2,08,416 जूल कार्य होगा उस कार्य को रोकने के लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 युक्तियाँ जो किसी प्रत्येक की शक्ति जो है, मतलब 4 युक्तियाँ हैं, प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है और 10 घंटे का उपयोग में लाई जाती है। मतलब 4 युक्तियाँ हैं और प्रत्येक का शक्ति जो है 500 वाट है और 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। तो उसके द्वारा किया गया मतलब ऊर्जा जूल में परिकलन कीजिए। तो देखो ये शक्ति जो है 500 वाट की है, मतलब 500 वाट को जो हम किलोवाट प्रति घंटा में बदलेंगे तो हम 500 में 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 0.5 किलोवाट प्रति घंटा किलोवाट में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो समय कितना है, 10 घंटा दिया गया, तो P बराबर क्या होगा, W/T। तो W का मान जब यहाँ से ज्ञात करेंगे तो P/T हो जाएगा। अब देखो P का मान क्या रहेगा, शक्ति दिया गया 0.5 किलोवाट इंटू 10 घंटा चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ से चारों युक्तियाँ जो हमारा 5 गुणे 4 होगा, तो 5 गुणे 4 बराबर 20 जूल, टोटल 20 जूल कार्य होगा। अर्थात यहाँ से जो हम प्रत्येक युक्तियाँ में जो 500 वाट लग रहा है और वह 10 घंटे चल रही हैं, और इसी प्रकार जो 4 प्रकार की युक्तियाँ हैं, तो चारों मिलाकर जो है हमारा शक्ति जो ज्ञात होगा वो 20 जूल ज्ञात होगा। तो आज के इस वीडियो में जो है हम कार्य ऊर्जा और शक्ति के चैप्टर को पढ़े हैं तथा उसका विस्तार से उसका विशेषताएं तथा न्यूमेरिकल और उसकी जो है फार्मूले को डिफाइन किए हैं, और सभी क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो अत्यधिक प्रयास किए हैं। और हमें आशा होगा कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और यदि यह वीडियो आप पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।